Hello entrepreneurs, welcome to our channel. So today we are starting a new series of class 11 microeconomics. इस सीरीज में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट चैप्टर दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये दोनों ही टर्म्स भले सुनने में हमें एक जैसे लग रहे हो, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जहाँ पर एक तरफ हमारा इकोनॉमिक्स है जो एक तरीके का सब्जेक्ट है, वहीं दूसरी तरफ जो इकोनॉमी है वो एक सिस्टम है जहाँ पर हम रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट है? तो ये एक ऐसी सोशल साइंस है जो स्टडी करती है अबाउट द ह्यूमन बींग्स, अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, कि किस तरीके से एक ह्यूमन बींग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये एक ऐसी सोशल साइंस है जिस मतलब आप इससे पहले भी जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो आपने उसे एसएसटी के अंदर पढ़ा है। तो ये एक तरीके की सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी साइंस जो चीज़ों के बारे में स्टडी नहीं करती, जो लोगों के बारे में स्टडी करती है, सोसाइटी के बारे में स्टडी करती है, या हर वो चीज़ जो कि सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है उसके बारे में स्टडी करती है। और इस सोशल साइंस में हम स्पेसिफिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है या कैसे वो अपने डिसीजंस लेता है रिगार्डिंग किस तरीके से वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरी करेगा अपने कम रिसोर्स को यूज करते हुए। तो हर एक ह्यूमन बीइंग के पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और उनकी जो वांट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब फर्क नहीं पड़ता, आप भले ही वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन ही क्यों ना हो, बट यू विल फील दैट योर रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन कंपेरिजन टू योर वांट्स। बिकॉज जब हम रिच होते जाते हैं तो हमारी वांट्स भी बढ़ती जाती हैं। तो हो सकता है कि हमें आज बस एक स्कूटी चाहिए हो, लेकिन जब वो मिल जाएगी तो हमें बाइक चाहिए होगी, फिर हमें कार चाहिए होगी, और फिर अब जब कार मिल जाएगी तो हमें और बड़ी कार चाहिए होगी, फिर हमें BMW चाहिए होगा, फिर हमें एक नया बंगला चाहिए, नया बंगला मिल गया तो एक नई कंपनी स्टार्ट करनी है, कंपनी स्टार्ट हो गई तो फिर हमें उसकी कई सारी ब्रांचेस ओपन करनी है। मानो हर एक देश में आपकी ब्रांच आ भी गई तो उसके बाद अब तो लोगों की जो वांट्स है वो चांद पे जमीन लेने की भी हो गई है। तो ये क्या है, आपकी जो वांट्स है वो कभी खत्म होती ही नहीं है। तो आपके पास चाहे जितने रिसोर्सेस हो वो कम पड़ जाएंगे आपके वांट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम के चलते कैसे आप अपने डिसीजन लेते हैं, कैसे आप अपने कम रिसोर्सेज को यूज करते हैं उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए। कौन सी वांट को आप ज्यादा प्रिविलेज देंगे, कौन सी वांट को आप इग्नोर करेंगे, कौन से वांट को आप सेक्रीफाइस करेंगे, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, ये भी हम इसी चैप्टर में या इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। जबकि जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी सिंपल चीज़ है। और इकोनॉमी क्या होती है? तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो प्रोवाइड करती है किसी ह्यूमन बीइंग को मीन्स टू अर्न लाइवलीहुड। मीन्स टू अर्न लाइवलीहुड का मतलब क्या है? कि काम करने का या फिर पैसा कमाने का जो जरिया प्रोवाइड करे उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज़्यादा अच्छी है, या फिर हम अगर कंपेयर करें चाइना से या फिर यूएसए से तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी वीक है। तो वाई? बिकॉज हमारी इकोनॉमी में पैसा कमाने का या लाइवलीहुड अर्न करने का उतने जरिए नहीं है जितना उन कंट्रीज में है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो छोटी है। लेकिन अगर हम वही पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हमारी इकोनॉमी के पास या हमारे सिस्टम में लाइवलीहुड अर्न करने की कैपेसिटी ज़्यादा है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो इकोनॉमी बेसिकली होता क्या है? एक सिस्टम जहाँ पे रह के एक कुछ ह्यूमन बींग्स अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं या काम करने का जरिया या फिर पैसा कमाने का जरिया अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि आपके आसपास हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल्स ने कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। वैसे ही रेलवेज ने भी कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, वही स्कूल्स, वही कॉलेजेस, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है? पार्ट ऑफ इकोनॉमी है। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम इस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी? तो जो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और वांट्स हमारी ज़्यादा हैं, इसी पूरी चीज़ को अगर मुझे एक वर्ड में बताना हो तो वो वर्ड हो जाएगा क्या? स्कैरसिटी। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? स्कैरसिटी। अब इसके भी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है वो हमारी अकेली प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तो है ही, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम है इन रिलेशन टू अवर वांट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कैरसिटी कहते हैं। और स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कि
वॉट यू वॉन्ट टू हैव इज ऑलवेज मोर देन वॉट यू हैव। आपको जो चाहिए वो हमेशा आपके पास जो है उससे ज्यादा रहेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि वॉट यू हैव इज लेस देन वॉट यू वॉन्ट टू हैव। जो आपके पास है वो हमेशा आपकी चाहत से कम ही रहेगा। तो डजंट मैटर आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है, पर फिर भी वांट के कंपैरिजन में रिसोर्सेज कम पड़ ही जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्कैर्सिटी है वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो आपकी स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम आती है वो अकेले नहीं आती है, ये एक और प्रॉब्लम के साथ आती है और उस प्रॉब्लम का नाम है अल्टरनेटिव यूजेस। ना सिर्फ आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, बल्कि उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मतलब उन रिसोर्सेज को आप कई जगह पर यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मान लीजिए एक फैमिली है जहाँ पे 10 लोग रहते हैं और उनके पास उस दिन कंजम्पशन के लिए सिर्फ 1 लीटर मिल्क ही है, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे क्या है, स्कैर्सिटी है। उनकी वांट्स ज्यादा रहेंगी लेकिन उनके पास जो रिसोर्स है, जो मिल्क है, वो कम है। अब ना सिर्फ ये मिल्क कम है बल्कि इस मिल्क के क्या होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं। जैसे आप दूध को ऐसे ही पी सकते हो, आप उससे दही बना सकते हो, आप उससे चाय बना सकते हो, कॉफी, स्वीट्स एक्सेट्रा। तो ये क्या है कि इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम को अराइज करता है कि अगर हमें पता हो कि ठीक है ये रिसोर्स है, इससे आप एक ही काम कर सकते हो, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। बट फिर दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम तो हैं लेकिन इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको इसे कहाँ पे यूज करना है। तो एक और कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है ये प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके, तो स्कैर्सिटी तो है लेकिन स्कैर्सिटी के साथ साथ चीज़ों के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। और अब क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसको कहाँ पे यूज करने वाले हो, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि फार्मर के पास मान लीजिए एक जमीन है, तो वो जमीन का टुकड़ा भले उससे छोटा है, वो तो स्कैर्स है ही, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि उस जमीन के बहुत सारे यूजेस हैं। अब वो चाहे तो वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री ओपन कर ले, चाहे तो वहाँ पे वीट प्रोड्यूस करे, राइस प्रोड्यूस करे, पल्सेस प्रोड्यूस करे, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और क्योंकि उसके पास ऑप्शन ज्यादा हैं, तब आपको उसे क्या करना पड़ेगा, उसे चूज करना पड़ेगा कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है। ओके, तो ये इसके दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि एक तो आपके पास स्कैर्सिटी है और फिर उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जिसकी वजह से आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब जब एक ह्यूमन बीइंग डिसीजन लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस, तो उन डिसीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो वो कोशिश करेगा कि उसमें से वो अपने रिसोर्सेज को वो इस तरीके से यूटिलाइज करे कि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमाइज हो सके। मतलब उन कम रिसोर्सेज से उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो वो कोशिश करेगा भले ही उसके पास पैसे कम हैं लेकिन उन पैसों को वो ऐसी चीज़ों पे लगाए जिससे उसे ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके, तो मान लीजिए मुझे घर भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, लेकिन अभी घर बनाना मेरे लिए बहुत अर्जेंसी है या मुझे घर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं कार को अवॉइड कर दूंगी और अपने सारे पैसे कहाँ लगाऊंगी, घर में लगाऊंगी। या फिर अगर आप ऐसे मान लीजिए कि अगर मुझे अपनी कंपनी भी स्टार्ट करनी है और मुझे अपना घर भी बनाना है, अब मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है कि मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि वहां से मुझे पैसा कमाने का जरिया मिलेगा, जिससे ज्यादा पैसे आएंगे तो घर अच्छा बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, फॉर नाउ अपने घर वाले ड्रीम को मैं साइड में रख दूंगी और अपना मेजर फोकस किस पे लगाऊंगी, कंपनी में, बिकॉज इट गिव्स मी द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। Then the other objective is maximization of profit of the producers। कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसका जो दूसरा अल्टीमेट एम क्या होता है इस डिसीजन मेकिंग का, कि अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आप क्या सोचेंगे कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तो एज अ प्रोड्यूसर अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप कहाँ पर पैसे लगाएंगे, जहां से आपको प्रॉफिट आने का स्कोप ज्यादा रहेगा। तो आपके पास प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, आपके पास दो ऑप्शन है। आप दोनों में पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। तो आप कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे जहां से प्रॉफिट आने का जो स्कोप है वो ज्यादा रहेगा। इसके अलावा आप एज अ कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट तो सोचते ही हैं, लेकिन इसके साथ एक तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी ध्यान दें। तो आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाए, सोसाइटी को इससे मैक्सिमम वेलफेयर मिले। तो जो पूरी सोसाइटी है जहाँ पर आप रह रहे हो वो भी सिक्योर रहे, या उनके लिए भी आप हैप्पीनेस क्रिएट कर पाए, या उनके लिए आप लग्जरी क्रिएट कर पाए, आप ये भी कोशिश करेंगे। ओके, तो उनका वेलफेयर आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या फिर उसके दो ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी ब्रांच को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और दोनों के ऊपर ना कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं।
एक यहाँ पर ये प्राइस टैग आपको दिख रहा होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक जो डिसीजन होता है वो वहाँ पे प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है कि कई सारे लोग हैं किसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ये डिसीजन लेना, या फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है ये पता करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम रहता है। तो अब पहले एक करके देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप सिर्फ वर्ड में जाएं तो माइक्रो की स्पेलिंग है MICRO और मैक्रो की स्पेलिंग है MACRO, माइक्रो मैक्रो। अब माइक्रो में जो आई है दैट आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो आई लेटर यूज किया गया है, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। और यहाँ पर जो ए है, ए का मतलब है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करती है एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंसान की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के अंदर, या इकोनॉमिक्स की क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एक इंसान की, पूरी दुनिया की नहीं, सिर्फ एक इंसान की। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करता है तो वो बताता है कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है पूरी इकोनॉमी की, इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्री एज अ होल, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब कि चीज़ें प्राइसेस कम होंगी तो मैं अपनी डिमांड को बढ़ा दूंगी, प्राइसेस बढ़े जाएंगे तो मैं अपनी डिमांड को कम कर दूंगी। या फिर अगर मैं फर्म हूँ, एक इंडिविजुअल फर्म हूँ, तो जब किसी चीज़ की प्राइसेस बढ़ेगी तो मैं उसे ज़्यादा सेल करूंगी ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। लेकिन वहीं अगर उस चीज़ की प्राइस अगर कम हो गई है तो मैं दुकान ऑफ रख दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसको बेचकर अब फायदा नहीं होने वाला है। तो ये क्या है कि आपकी इंडिविजुअल डिसीजन के बारे में बात करती है। तो एक इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा इन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये बात करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि पूरी इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी या पूरी इकोनॉमी में को क्या इफेक्ट होंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, इसके बारे में कौन बात करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इंडिविजुअल के बारे में बात करेगी, मैक्रो पूरी कंट्री के बारे में बात करेगी। दूसरा, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम होता है थ्योरी ऑफ प्राइस। इसका मतलब हम इसे थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से जानते हैं। एंड वाई थ्योरी ऑफ प्राइस, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो प्राइस होती है वो ज्यादा रोल प्ले करती है। तो आप क्या चीजें खरीदेंगे, किसे आप प्रायोरिटी देंगे, किसे आप प्रायोरिटी नहीं देंगे, ये डिसाइड करने के लिए आपके पास जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो होता है उसकी प्राइस। ओके, तो अगर मान लीजिए आपको इस साल गोल्ड भी खरीदना था और आपको इस साल एसी भी खरीदनी थी, या फिर कोई और वॉशिंग मशीन या फ्रिज वगैरह आपको खरीदनी थी। अब आपने क्या देखा कि देखो गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है, तो अब आप गोल्ड नहीं खरीद कर उस पैसों को कहाँ लगाओगे, कुछ और एसेट में लगा दोगे। लेकिन वहीं अगर आपको पता चला कि अभी गोल्ड बहुत सस्ता है तो आप इसको सेक्रीफाइस करके गोल्ड ले लोगे। तो यहाँ पे प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है। तो कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कौन सी डिमांड फुलफिल करनी है, कौन सी डिमांड फुलफिल नहीं करनी है, या फिर एज अ प्रोड्यूसर क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये इसकी प्राइस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइस। जबकि अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका दूसरा नाम होता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज इनका जो मेन कंसर्न होता है वो प्राइस नहीं होता, बल्कि वो आपकी नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। तो पूरी इकोनॉमी कितना पैसा कमा रही है या पूरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, ये मेजर कंसर्न होता है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि वो पूरी कंट्री की प्रॉब्लम को पढ़ रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन, जीडीपी वगैरह ये सब इसका मेजर कंसर्न होता है। इसके बाद अगर हम तीसरी बात करें, तीसरा डिफरेंस देखें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो एज्यूम करके चलती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब अगर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं या फिर हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो हम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल, इन सब चीज़ों को कांस्टेंट लेकर चलते हैं। वहीं अगर हम सिर्फ अगर इनकम के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई या इंडिविजुअल की प्राइसेस, इन्हें इग्नोर करके चलते हैं। तो माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे तो मैक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, और मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो के वेरिएबल्स हमें कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। जो फोर्थ डिफरेंस है वो है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे मार्केट फोर्सेस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका मतलब ये है, मार्केट फोर्सेस मतलब दो चीज़ें होती हैं। ये दो ऐसी फोर्सेस हैं जो मार्केट को गवर्न करती हैं, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। तो मार्केट में कौन सी चीज़ें बिकेंगी, कौन सी नहीं बिकेंगी, इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। ओके, तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये दो जो मार्केट फोर्सेस होती हैं उनका ज़्यादा रोल होता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल कितना डिमांड कर रहा है या इंडिविजुअल फर्म कितनी सप्लाई दे रहा है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट पॉलिसीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ना कि इंडिविजुअल डिमांड या सप्लाई का। ओके, तो गवर्नमेंट किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करेगी, कैसे वो पॉवर्टी से डील करेगी, कैसे महंगाई को रोकेगी, ये सारी चीजें मेजर कंसर्न होती हैं ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप अगर ऐसा समझे कि माइक्रो छोटी इकोनॉमिक्स है और मैक्रो बड़ी इकोनॉमिक्स है। माइक्रो में एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम तक ही ये सीमित रहेगी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंट्री की या पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगी। इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ प्राइस, क्योंकि ये प्राइस पे ज्यादा फोकस्ड होती है। इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट रखेंगे, जब मैक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट रखेंगे। जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। आपको अगर ये याद रखना है तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं ऑफ बेसिस, और वो ट्रिक हो जाएगी ROAM, रोम। रोम का मतलब ना रोमिंग अराउंड, घूमना, तो रोम इसका ट्रिक हो जाएगा। आर से इसमें क्या हो जाएगा, रोल। तो रोल किसका होता है, माइक्रो में आपके मार्केट फोर्सेस का, और मैक्रो में किसका होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। वो से बात करेंगे तो अदर नेम, दूसरा नाम, माइक्रो का दूसरा नाम थ्योरी ऑफ प्राइस, मैक्रो का थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ए से हो जाएगा अजम्पशन। माइक्रो क्या एज्यूम करता है कि मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट है, और मैक्रो क्या एज्यूम करता है कि मार्केट के मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट है। एम से क्या हो जाएगा, तो मीनिंग हो जाएगा। तो मीनिंग मतलब वही माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो के माइक्रो या इंडिविजुअल लेवल पे काम करती है, और मैक्रो बड़ी लेवल पे काम करती है। दैट्स इट। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो दो डिफरेंसेस और आते हैं बिटवीन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पिक्चर्स की तरफ देखिए तो माइक्रो इकोनॉमिक जो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो आपकी बात करती है फैक्ट के बारे में। आपको वो फैक्ट बताएगी कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। तो ये क्या बताती है, कुछ फैक्ट बताती है। जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो आपकी ओपिनियंस बताती है कि यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए था, अभी क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था। तो ये आपके ओपिनियंस या आपके जजमेंट जो होते हैं वो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कवर करती है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक किससे डील करेगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसके बारे में डिस्कस करती है, किसी भी डे के बारे में भी नहीं, बस यहाँ पे वो उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के चलते जो आपके ओपिनियंस होते हैं उसके बारे में बात करती है। माइक्रो आपको स्टेटमेंट देता है कि व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी। तो पास्ट मतलब क्या था, प्रेजेंट मतलब क्या है, और फ्यूचर मतलब क्या होगा। एग्जैक्ट फिगर के साथ बताता है, डेटा के साथ बताता है। लेकिन जब हम नॉर्मेटिव की बात करेंगे तो वो बस बताएगा व्हाट ऑट टू बी, क्या है, क्या था, क्या होगा नहीं, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए अभी, और फ्यूचर में क्या होना चाहिए। ये कौन बात करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है। जैसे आपकी टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब टोबैको आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ये क्या है, फैक्ट है। तो ये किसके मतलब ये कौन सी ब्रांच के अंदर आएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन यू शुड नॉट कंज्यूम एल्कोहल या यू शुड नॉट कंज्यूम टोबैको, ये किसके अंदर आएगा, नॉर्मेटिव, क्योंकि आप सजेशन दे रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव। वैसे ही इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये फैक्ट है, लेकिन उसे नहीं हारना चाहिए था, ये क्या है, नॉर्मेटिव। या उसमें अगर सचिन तेंदुलकर जी ने खेला होता तो हम नहीं हारते, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव हो जाएगा। तो हर वो चीज जो आप जिसमें आप फैक्ट बता रहे हो वो पॉजिटिव होती है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये क्या है, पॉजिटिव। इंडिया को अपनी पॉपुलेशन अब कम कर देनी चाहिए, नॉर्मेटिव। इंडिया में बहुत ज्यादा गरीबी है, पॉजिटिव। इंडिया की सरकार को गरीबी हटाने के लिए कुछ अभियान चलाने चाहिए, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का डिफरेंस है। फिर हम बात करते हैं कि जो पॉजिटिव जो फैक्ट बताती है वो हमेशा सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स। ओके, इसका मतलब कि मैं कोई भी फैक्ट बोल सकती हूँ, जैसे इंडिया के सारे ही लोग पढ़े लिखे हैं, ये फैक्ट है, मतलब ये एक डेटा है, भले ही वो झूठ हो सकता है, वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट स्टिल ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा। तो पॉजिटिव के डेटा हमेशा सच हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस वो डेटा होना चाहिए, सच हो झूठ हो तो कुछ भी होगा चलेगा। इंडिया के सारे लोगों के पास रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है, तो ये भी क्या है, डेटा है, भले ही वो झूठा है लेकिन डेटा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा।
तो ये सच भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मेटिव के स्टेटमेंट्स होते हैं वो आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो सच है कि झूठ है। इसका मतलब जो चीज़ हुई नहीं आप कैसे बताओगे। अगर मैं बात करूँ कि टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये डेटा है, पॉजिटिव के अंदर आएगा। अगर मैं बोलूँ रमेश ने अगर टोबैको नहीं खाया होता तो उसे कैंसर नहीं होता, ये क्या है, ये ऐसी चीज़ है जो हुई नहीं, ये बस मेरा ओपिनियन है, मेरा एक जजमेंट है। तो इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सच है कि झूठ है। आप कैसे पता लगाओगे कि अगर उसने नहीं खाया होता तो उसे कुछ नहीं होता, है ना। इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। वैसे अगर मैं बोलूँ कि वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर जी ने खेला होता तो हम जीत जाते, अब उन्होंने खेला ही नहीं, तो अगर उन्होंने नहीं खेला तो आप इसे कैसे बताओगे कि ये सच है कि झूठ है, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है कि गलत है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सच है कि झूठ है। पॉजिटिव में कोई जजमेंट नहीं दी जाती है, उसमें जो है वो वैसे ही बता दिया जाएगा, उसमें अपने कोई ओपिनियंस वगैरह नहीं दिए जाएंगे। तो आपको सिर्फ बताएगा कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, आपको खाना है नहीं खाना है आप जानो, है ना। तो आपको अपने सजेशन या जजमेंट्स नहीं देगा। ओके। वैसे ही जो नॉर्मेटिव होता है उसमें क्या होती है, उसमें वैल्यू जजमेंट्स होती हैं, तो ये आपको बताएगा कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक लीडर को ऐसा होना चाहिए, और सचिन तेंदुलकर जी को खेलना चाहिए। ये सब क्या है, जजमेंट्स है। फिर हम बात करते हैं पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव के जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो ट्रुथ हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब पहले हमने देखा कि वो वेरीफाइबल है कि नहीं है। तो पॉजिटिव को आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो सच है कि झूठ है, नॉर्मेटिव को नहीं कर सकते। पॉजिटिव के जो स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है, नॉर्मेटिव को तो हम बता ही नहीं सकते कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये वाला पॉइंट और थर्ड वाला पॉइंट लगभग एक जैसा है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि एक जगह हम बात कर रहे हैं कि आप उसे वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं, कि वो सही है कि गलत है, और दूसरी जगह हम बात कर रहे हैं कि वो हमेशा सच हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो झूठ भी हो सकता है। जबकि नॉर्मेटिव को तो हम बता ही नहीं सकते ना कि सच है या झूठ है। तो ये आपके डिफरेंस हो जाएंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बारे में। ओके। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, ये है इकोनॉमी के डिफरेंस। अभी तक जो हम डिफरेंस देखे थे वो मतलब इकोनॉमिक्स के थे, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर अब हम देख रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, सिस्टम के बारे में। तो ये जो सिस्टम होता है या इकोनॉमी होती है, ये दो तरह की होती है, या तो ये सिंपल इकोनॉमी होती है या तो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती है। अगर आप सिंपल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो आप इमेजिन करेंगे वो इकोनॉमी जो बहुत पुराने टाइम पे थी, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, जहाँ पे लोगों के जो लोग बहुत रिच नहीं हुआ करते थे, थोड़ी सी पॉवर्टी हुआ करती थी, लोग बेसिक जो बहुत नॉर्मल साधारण जीवन होता है वैसे जीते थे। जबकि आपकी जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी हो जाएगी वो आज की इकोनॉमी हो जाएगी, जहाँ लोगों के पास पैसे भी ज़्यादा है, वो पैसा खर्च भी ज़्यादा करते हैं और अलग अलग चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं, उन्हें सब कुछ चाहिए। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। सिंपल इकोनॉमी में लोगों की जो इनकम लेवल होती है वो कम होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स में उनकी इनकम लेवल ज़्यादा होती है। अब जो आपकी सिंपल है वहाँ पर क्योंकि आपकी जो इनकम लेवल है वो बहुत कम है, तो यहाँ पर आपकी बॉन्ड्स मल्टीपल तो होती हैं बट इनॉर्मस नहीं होती। मल्टीपल और इनॉर्मस में फ़र्क ये है कि हालांकि अगर आपकी इनकम कम है फिर भी आपको रहने के लिए घर तो चाहिए, तो आपको होम चाहिए, आपको पहनने के लिए क्लॉथ्स चाहिए, आपको कुछ अगर टॉयलेटरीज वगैरह जैसे सोप, शैम्पू, ये सब भी चाहिए। इसके अलावा फिर आपका क्या हो जाएगा, खाने के लिए खाना चाहिए, तो फूड चाहिए। तो आपकी जो वांट्स है वो मल्टीपल है, आपको अलग अलग चीज़ें तो चाहिए, पर कोई भी चीज़ एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अगर आपको खाना चाहिए पर खाने में अगर दाल चावल है तो भी चलेगा, हर रोज़ आपको अलग बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी ये सब मिले ऐसा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे ही कपड़े तो चाहिए, पर कपड़े 4 जोड़ी होंगे तो भी चलेगा, 40 जोड़ी कपड़े आपको नहीं चाहिए। वैसे ही अगर घर की बात करें तो घर एक छोटा सा घर होगा जहाँ पे आप के ऊपर एक छत हो तो भी ठीक है। आपको 4 BHK जहाँ जिसमें एक स्विमिंग पूल भी हो, जिसमें थिएटर भी हो, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी नहीं रहेंगी। जबकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में वांट्स मल्टीपल तो होती ही हैं, साथ में इनॉर्मस भी होती हैं। तो इनको कपड़े तो चाहिए पर कपड़े बहुत सारे भी चाहिए, कि घर में पहनने के लिए अलग कपड़े हो, मार्केट में अलग कपड़े हो, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म तो अलग होगी ही, इसके अलावा बर्थडे पार्टीज के लिए अलग हो, शादी वगैरह है तो उसके लिए अलग कपड़े हो। तो यहाँ पे आपके जो वांट्स हैं वो मल्टीपल भी हैं और इनॉर्मस भी हैं। इसके बाद सिंपल इकोनॉमी में क्योंकि इनकी वांट्स थोड़ी सी कम है तो यहाँ पर म्यूचुअल डिपेंडेंस भी कम होता है। तो मतलब ये है कि अगर इनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए ही नहीं तो ये ज़्यादा लोगों पर डिपेंड ही नहीं होंगे ना उन चीज़ों को खरीदने के लिए। जबकि यहाँ के लोगों के वांट्स अगर ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट होंगे। तो अगर इनको खाने में बर्गर भी चाहिए, पिज़्ज़ा भी चाहिए, तो इनको डोमिनोज पे, कैफेज पर डिपेंड होना पड़ेगा।
वैसे इनको अलग अलग तरह के कपड़े चाहिए, तो एक अलग शोरूम होगा जहाँ से शादी के कपड़े आएंगे, एक अलग दुकान होगी जहाँ पे डेली वेयर्स आएंगे, एक अलग शॉप होगी जहाँ पर हम मार्केट या फिर बर्थडे पार्टीज के लिए थोड़े से मतलब मीडियम टाइप के कपड़े खरीदेंगे। तो ये क्या है कि यहाँ पे आपकी जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी डिमांड ज़्यादा है, तो फुलफिल करने के लिए आपको ज़्यादा लोग लगेंगे। यहाँ पर सिंपल इकोनॉमी में क्योंकि आपकी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस कम है, डिमांड कम है, तो मनी का एक्सचेंज भी कम होगा या मॉडरेट होगा, तो यहाँ पे आप ज़्यादा पैसों का लेन देन नहीं करते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में आपकी इनकम भी ज़्यादा है और आपकी डिमांड्स भी ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, और ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो पैसों का लेन देन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी कुछ तरह की इकोनॉमीज होती हैं। एक दूसरा डिफरेंस है, वो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो लेने वाली कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। तो ये वो इकोनॉमी है जहाँ पे सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन प्रोड्यूस करेगा, ऐसे सारे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डिसीजंस होते हैं वो सब लेती है गवर्नमेंट। जबकि मार्केट इकोनॉमी में ये सारे जो डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग वो लेता है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई। तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वही प्रोड्यूस होगी, जिस मतलब जो फॉर्म्स जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करेंगे वैसे ही प्रोड्यूस होगी, या फिर किसके लिए प्रोड्यूस होगी, तो जो डिमांड कर रहा है उसके लिए प्रोड्यूस होगी। तो जो चीज़ डिमांड की जा रही है, जो मेथड डिमांड किया जा रहा है, या जो पर्सन डिमांड कर रहा है उसी के लिए बनेगा, वही बनेगा और वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ कौन डिसाइड करती है, तो मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है। वैसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी में ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कौन डिसाइड करती है, तो यहाँ दोनों डिसाइड करते हैं। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, और कुछ सेक्टर्स फ्री होते हैं फॉर द मार्केट फोर्सेस। ओके, तो जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहाँ सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, जबकि जहाँ पे फ्री मतलब मार्केट का कंट्रोल है वहाँ पे सारे डिसीजंस मार्केट लेगा। इसके अलावा जो सेकंड डिफरेंस आता है, यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, मतलब समाज का कल्याण। तो अगर उनके पास ऑप्शन है कि वो अल्कोहल की इंडस्ट्री लगाएं या मिल्क की लगाएं, तो वो किसकी लगाएंगे, मिल्क की। फिर वो अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि भले ही उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो पर वो फिर भी अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मोटिव क्या है, समाज का कल्याण। लेकिन अगर हम मार्केट इकोनॉमी में देखें तो यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं उनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। ओके, तो ये किसके लिए काम करेंगे, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर वही अगर ऑप्शन आप किसी इंडिविजुअल को दे दें, मैं आपसे पूछ लूँ कि आपको अगर इसमें सारी फंडिंग वगैरह दे दूँ और आपको इंडस्ट्री ओपन करनी हो, तो आप मिल्क की करोगे या अल्कोहल की करोगे, तो आपका डिसीजन ये होगा कि आप अल्कोहल की करेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा है, मिल्क में नहीं है, अल्कोहल में ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। जबकि जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी में देखें तो दोनों ही मोटिव्स होते हैं। तो वो सेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट संभाल रही है वहाँ पर सोशल मोटिव होगा, सोशल वेलफेयर का मोटिव होगा, और जो इंडिविजुअल संभाल रहे हैं, जो मार्केट संभाल रही है, वहाँ पे क्या चलेगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा कि कंज्यूमर की सोवरेनिटी किसमें ज़्यादा होती है। तो जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पे कंज्यूमर सोवरेन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोवरेन का मतलब होता है फ्रीडम टू डिसाइड योर ओन थिंग्स, कि आपको क्या चाहिए, अगर आप वो चीज़ खुद से डिसाइड कर पा रहे हैं, स्वतंत्रता आपके पास है, तो उसे कहते हैं सोवरेनिटी है। तो कंज्यूमर की यहाँ पे कोई सोवरेनिटी नहीं होती, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। भले ही कंज्यूमर अल्कोहल बोल रहा है बट फिर भी गवर्नमेंट वो नहीं बनाएगी। तो यहाँ पे कंज्यूमर को वो नहीं दिया जाएगा जो उन्हें चाहिए, बल्कि वो दिया जाएगा जो उनके बेटरमेंट के लिए, वो जो उनके सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। वैसे ही अगर यहाँ पे कंज्यूमर्स जो है अगर वो ड्रग्स डिमांड कर रहे हैं तो वो ड्रग्स उन्हें नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। जबकि जो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी में ये जो सारे रिसोर्सेज हैं उन्हें जो कंज्यूमर है वो सोवरेन होता है। इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर को जो चाहिए होता है वो हम उसे प्रोवाइड करते हैं। तो कंज्यूमर अगर अल्कोहल मांग रहा है तो हम उसे अल्कोहल देंगे, कंज्यूमर अगर नॉन वेज मांग रहा है तो हम उसे नॉन वेज बना के देंगे। तो यहाँ पे जो उनकी डिमांड्स होती हैं वो पूरी होती हैं। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो सेक्टर आपके गवर्नमेंट के अंडर में है वहाँ पर कंज्यूमर की सोवरेनिटी नहीं होगी, लेकिन जो आपकी मार्केट के अंडर में है, जो कि आपकी इंडिविजुअल के अंडर में है, वहाँ पे वहाँ पे कंज्यूमर की सोवरेनिटी होती है। फिर हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कि यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस होते हैं जो यूज़ किए जाएंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन,
और जो आपके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस होते हैं, ये दोनों को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो जो रिसोर्सेस हैं वो कहाँ से आएंगे, कौन से रिसोर्सेस यूज़ किए जाएंगे, कैसे कैसे यूटिलाइज किए जाएंगे, ये भी चीज़ें, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको किन कीमतों पर बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट। जबकि मार्केट इकोनॉमी में ये जो सारे रिसोर्सेस होते हैं और प्राइसेस होती है, इसे कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल पीपल। तो ये उन्हीं के हाथ में होते हैं। तो कौन से रिसोर्सेस यूज़ करने हैं, कहाँ से आएंगे वो रिसोर्सेस, और कैसे उसे यूज़ करेंगे, ये सबको ही हम डिसाइड करते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कितने में बेचा जाएगा वो भी हम डिसाइड करते हैं। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का मिक्सचर होता है। तो जो सेक्टर आपकी गवर्नमेंट के अंडर है वहाँ पर वो डिसाइड करेंगी, जो आपके इंडिविजुअल्स के अंडर है वहाँ पे वो इंडिविजुअल्स डिसाइड करेंगे। लास्ट है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर डोमिनेट करता है। जबकि अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल जो ओन करता है वो सेक्टर डोमिनेट करता है। जबकि अगर हम मिक्स्ड की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही डोमिनेट करते हैं। तो जो पब्लिक के हाथ में है वहाँ पे पब्लिक डोमिनेट करेगा, जहाँ प्राइवेट के हाथ में है वहाँ प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करेगा। पब्लिक का मतलब ये होता है गवर्नमेंट, और प्राइवेट का मतलब होता है हमारी और आपकी कंपनीज जो इंडिविजुअल ने स्टार्ट की है, ओके, जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ साथ आपके जो भी सजेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी हमें हमसे शेयर करिए। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।